गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज परमाणु एवं अणु का दूसरा लेक्चर है। कल मैंने पहला लेक्चर इसका डाला था जिसमें परमाणु के बारे में बताए थे, रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में बताए थे। रासायनिक संयोजन के नियम के अंदर दो नियम थे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम। तो अगर आज का लेक्चर को अच्छे से समझना है तो कल का लेक्चर देखना होगा। इसके पहले जो बताए थे वो लेक्चर को समझना होगा। फिर जब आप इस वीडियो में आएंगे तब आपको ये आज का लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा कल का जो पार्ट स्थिर अनुपात का नियम बताए थे उसमें क्या क्या बोले थे, थोड़ा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं उसको। क्या बोले थे कि H2O, क्या बोला था उसमें कि तत्व के जो द्रव्यमान है वो निश्चित अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो फिक्स होता है। क्या होता है? 1:8। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन पर 8 ग्राम ऑक्सीजन, यही था ना। 1 ग्राम हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन कितना ग्राम होना चाहिए? 8 ग्राम। मतलब अगर 1 मोल ऑफ H2O है, अगर H2O का एक मॉलिक्यूल है तो इसका टोटल द्रव्यमान कितना होगा? H2O का टोटल होगा 9 ग्राम। क्लियर? तो 9 ग्राम में हाइड्रोजन कितना ग्राम होगा? 1 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा? 8 ग्राम। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से क्या बोले थे? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या बोले थे कि कार्बन और ऑक्सीजन में जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का जो रेशियो होगा, अनुपात जो होगा वो कितना होगा? 3:8। मतलब कार्बन अगर 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा? 8 ग्राम। तो जब इस रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड करेगा तो CO2 का निर्माण होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल क्या लिए थे? NH3 लिए थे। NH3 में क्या बोले थे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का द्रव्यमान का अनुपात कितना था? 14:3। मतलब अगर नाइट्रोजन 14 ग्राम है तो हाइड्रोजन कितना ग्राम होना चाहिए? 3 ग्राम। क्लियर? मतलब इसको समझना है कि NH3 का अगर 1 मॉलिक्यूल है तो टोटल जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 17 ग्राम। तो 17 ग्राम टोटल होगा NH3 का। तो इसका अगर अपघटन करोगे, इसका अगर हम अपघटन करेंगे, देखेंगे कि कौन कितना ग्राम में है, तो हाइड्रोजन मिलेगा 3 ग्राम और नाइट्रोजन मिलेगा 14 ग्राम। क्लियर? तो ये सब क्या था? स्थिर अनुपात का नियम। आज का लेक्चर बहुत खास है, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्लियर? तो लेट्स कम टू द टॉपिक। कॉपी और पेन निकाल लो और स्टार्ट करो समझना, लिखना। कॉन्सेंट्रेट कर लो अपने माइंड को, आसपास की चीज़ों को इग्नोर करो एंड जस्ट फुली कंसंट्रेट योर माइंड ऑन माई लेक्चर। ओके? पहला जो बातें, परमाणु सिद्धांत का जो पहला बात डाल्टन ने कहा था वो क्या कहा था? उसने बताया था कि सभी द्रव्य, जितने भी द्रव्य होते हैं वो परमाणुओं से निर्मित होते हैं। बहुत बेहतरीन बातें उन्होंने कही थी। क्या? कि सभी द्रव्य मीन्स क्या होता है? द्रव्य मीन्स होता है पदार्थ। तो सभी द्रव्य क्या होते हैं? परमाणुओं से निर्मित होते हैं। क्या होते हैं? परमाणुओं से निर्मित होते हैं। निर्मित मतलब बने होते हैं। क्लियर? सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। ठीक है? हाँ भाई, ये बात तो हर कोई जानता है कि चैप्टर नंबर 1 में भी हम लोग पढ़े थे कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है? anything that has mass and occupy क्या? स्पेस। मतलब हर वो चीज जिसका मास होता है और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है मैटर कहलाता है। और मैटर मतलब पदार्थ। पदार्थ किससे बना होता है? कणों से बना होता है। कणों से बनाता है। ठीक है? मतलब परमाणुओं से बना होता है। ठीक है? तो ये पहली बात, पहला जो अभिग्रहित था वो यही था। इसको अभिग्रहित कहेंगे। ठीक है? अभिग्रहित।
तो पहले अभिग्रहित में इन्होंने क्या कहा था कि सभी द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है। दूसरा जो इन्होंने कहा था वो ये कहा था कि परमाणु जो होता है वो क्या होता है, अविभाज्य होता है, अविभाज्य। ठीक है। और क्या होता है, अदृश्य होता है। क्या होता है, अदृश्य। और अविनाशी। क्या, अविनाशी। ये क्या है, अविभाज्य का मतलब इनडिविजिबल, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, इनडिविजिबल। ओके। अदृश्य को इनविजिबल और अविनाशी में इंडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि परमाणु को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, ये खुद छोटा है भाई, ये सबसे सूक्ष्मतम कण है, इसको कौन विभाजित कर सकता है, ये खुद छोटा है, इसको कोई और डिवाइड नहीं कर सकता, इसको कोई देख नहीं सकता, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए परमाणु अविभाज्य होता है, अदृश्य होता है, अविनाशी होता है। जो 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 क्या, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना ही सृजन होता है और ना ही विनाश। मतलब ये जो अविनाशी हम बोले वो उसी को, इसको लाइन में थोड़ा क्लियरली बोला है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो परमाणु ना ही सृजन होता है और ना ही खत्म होता है, ना ही नष्ट होता है। क्लियर। जैसे H2 + O2 है। ठीक है। क्या बनाएगा, H2O। मतलब इधर का टोटल परमाणु का द्रव्यमान और उधर का जितना भी परमाणु होगा उसका द्रव्यमान हमेशा फिक्स होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो दूसरा अभिग्रहित है वो क्या है, ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसमें भी यही बात कहा गया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना ही सृजन होता है और ना ही विनाश। ठीक है। ये बात डाल्टन ने भी कहा। ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी बच्चों, क्या आता है कि डाल्टन के किस अभिग्रहित में द्रव्यमान के संरक्षण के नियमों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, दूसरे अभिग्रहित में द्रव्यमान के संरक्षण का नियम के बारे में बताया गया है। क्लियर। ठीक है। तीसरा जो नियम है वो क्या है, लिखते हैं आगे। कोई तत्व है। ठीक है। कोई तत्व है तो तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है। ये बात भी तुम लोग समझ जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोला कि अगर कोई तत्व है, चलो भाई तत्व है, मैंने एक तत्व ले लिया, सोडियम का तत्व ले लिया, बहुत सारे परमाणुओं से बना होगा। जी हाँ, ये सूक्ष्मतम कण है, छोटे छोटे कण है जिससे सोडियम बना है, सोडियम एक तत्व है। क्लियर। तो ये छोटे छोटे कणों से बना है। अब बताओ, अगर इसमें 1 लाख 2 लाख या 5 करोड़ 20 करोड़ अगर परमाणु होगा तो सभी का द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा, सेम होगा। यहाँ का द्रव्यमान, इस जगह का द्रव्यमान, हर जगह का परमाणु जो है आप चेक करोगे तो सबका द्रव्यमान फिक्स होगा, है ना। क्यों नहीं फिक्स होगा, क्योंकि समझने वाली बात है कि परमाणु आखिर किसका है, सोडियम का है। जब सब एक ही प्रकार के परमाणु हैं तो सबका द्रव्यमान भी एक होगा, मतलब समान होगा, और सबका रासायनिक गुणधर्म भी सेम होगा। ठीक है। अब रासायनिक गुणधर्म का मतलब क्या, अगर मान लो ये परमाणु ने कहा, क्या कहा कि हम अपने घर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, तो हर परमाणु क्या कहेगा, मैं भी अपने घर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता हूं। ये कहेगा मैं कैल्शियम से रिएक्शन नहीं करूंगा, तो हर लोग कहेंगे मैं भी तो कैल्शियम से रिएक्शन नहीं करूंगा। मतलब सबका रासायनिक गुण, सबका नेचर एक जैसा, सबका द्रव्यमान भी एक जैसा। क्यों, क्योंकि सभी जो है वो किसी एक फिक्स तत्व का बना हुआ है, किसी
एक फिक्स तत्व का वो परमाणु है, तो सबका जो द्रव्यमान होगा और रासायनिक गुणधर्म होगा वो सेम होगा। ठीक है, 3 अभिग्रहित, उसके आगे फिर 3 और हैं, इसको आगे लिखाते हैं, पहले लिख लो इसे। ठीक है, लिखो इसे। चौथा जो अभिग्रहित है वो तीसरा का उल्टा है। चौथा जो अभिग्रहित है वो तीसरा का उल्टा है। क्या है? ऑपोजिट है। क्या है? समझने वाली बात है कि चौथा में क्या कहा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होता है। ये तो हर कोई जानेगा भाई, अगर अलग अलग तत्व है तो सभी का द्रव्यमान भी तो अलग अलग होगा। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं क्या, रासायनिक, यही ना लिखे थे, रासायनिक गुणधर्म, गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, मतलब यही बोल रहा है कि अगर 2 अलग अलग तत्व हैं, भिन्न भिन्न तत्व, मान लो ये सोडियम का और ये मैग्नीशियम का, ठीक है, ये भी लाखों करोड़ों परमाणुओं से मिलकर बना होगा, तो ये भी लाखों करोड़ों परमाणुओं से मिलकर बना होगा। जी हाँ, क्योंकि दोनों तो तत्व है और तत्व जो होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो बोल रहा है कि 2 अलग अलग तत्व के जो परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग। जैसे देखो, सोडियम का एक परमाणु का 23 यूनिफाइड मास होता है। यू मीन्स यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। ठीक है, बताएंगे ये क्या होता है, इसी चैप्टर में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे यूनिफाइड मास क्या होता है ना। तो क्या है, सोडियम का 23 यूनिफाइड मास है, इसका 24 यूनिफाइड मास है। ठीक है, तो बताओ दोनों का द्रव्यमान क्या एक है? नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग तत्व हैं, तो द्रव्यमान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और बताओ रासायनिक गुण क्या होगा, वो भी अलग अलग होगा। क्यों नहीं अलग अलग होगा? सोडियम है भाई, सोडियम समझे, मैग्नीशियम मैग्नीशियम समझे। ये कहेगा कि मैं अपने घर से 1 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, तो ये कहेगा ठीक है, तो मैं अपने घर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं। तो ये क्या करता है, प्रत्येक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, इसके प्रत्येक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। ये जिससे रिएक्शन कर सकता है, इसके परमाणु जिससे रिएक्शन कर सकता है, जरूरी नहीं है कि मैग्नीशियम का हर परमाणु जो परमाणु है वो सोडियम की तरह वो भी हर किसी से रिएक्शन करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अलग अलग तत्वों का जो परमाणु होते हैं उसका द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भी अलग अलग होता है। बात खत्म। ठीक है, ये चौथे अभिग्रहित में था, क्लियर है ना। ओके, 5th नंबर जो अभिग्रहित है उसमें क्या बोला गया था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान, यहाँ पे समझने वाली बात है 5th नंबर पे, कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। यह नियम भी तुम लोग को पढ़ाया गया है, ये नियम भी पहले ही बता चुके हैं। ये वो नियम है जो बताया था स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, ये कौन सा नियम है? ये नियम है स्थिर अनुपात का नियम। क्या बोल रहा है कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आपस में जुड़ते हैं, किस तरह से? छोटी पूर्ण संख्या में, छोटी पूर्ण संख्या में। ठीक है ना, छोटी पूर्ण संख्या मतलब स्मॉल इंटीजर, बड़े बड़े संख्या में नहीं, छोटी छोटी पूर्ण संख्या में आपस में उन लोगों का द्रव्यमान क्या रहता है, उन लोगों का संख्या क्या रहता है, उन लोगों का अनुपात क्या रहता है, वो फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। ठीक है ना, निश्चित अनुपात में। यहां पे क्या लिखेंगे? निश्चित
निश्चित अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो याद होगा ये स्थिर अनुपात का नियम ही बोल रहा है कि अलग अलग तत्व के परमाणु जो है वो एक छोटी पूर्ण संख्या में एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे हम बताए थे H2O के बारे में, आज भी फर्स्ट जब लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे तो ये बात हमने कहा था, है ना। ठीक है, ये सब जो एग्जाम्पल हम लिए थे वो स्थिर अनुपात के नियम के अंदर था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत जो था जो है उसमें स्थिर अनुपात का नियम कितने नंबर अभिग्रहित पे है? तो आपको क्या कहना है? 5th नंबर पे, ठीक है ना। 5वें अभिग्रहित में वो स्थिर अनुपात का नियम है, बताया गया है। क्लियर? इसको मिटाते हैं, इसको लिखो सब कोई, 5th नंबर लिखो, ठीक है। 5th नंबर लिखो। अब बोल रहा है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। अब ये क्या बोल दिया है? ये छठा और लास्ट सिद्धांत है परमाणु का। देखो इतना कुछ हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं सिर्फ परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं। परमाणु ये करता है, परमाणु वो करता है, परमाणु ऐसा होता है, परमाणु वैसा होता है। तो लास्ट में कैसा होता है देख लेते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या, जैसे एक यौगिक लेते हैं CO2, क्या बोल रहा है कि सापेक्ष संख्या मतलब CO2 में क्या देख रहे हो तुम लोग कि एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। मतलब परमाणुओं की सापेक्ष संख्या कार्बन की तुलना ऑक्सीजन से हो रही है कि अगर भाई कार्बन 1 रहेगा तो ऑक्सीजन कहेगा हम 2 रहेंगे। तो ये क्या है? सापेक्ष संख्या है कि नहीं? एक कार्बन पर 2 ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन की यहाँ पे तुलना हो रही है। तो ये कैसी संख्या होगी? सापेक्ष संख्या होगी, तब जाके CO2 बनेगा। H2O देखो, अब हाइड्रोजन कहेगा कि हम 2 रहेंगे और तुम 1 रहना, तब जल बनेंगे। मतलब एक ऑक्सीजन पर कितने हाइड्रोजन? 2। और एक चीज और बोला है कि प्रकार निश्चित होगा। प्रकार का निश्चित मतलब जल ऐसा नहीं कि कोई 2 आ गया और 1 आ गया तो बन गया, नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही आना होगा। मतलब परमाणुओं का प्रकार भी क्या होना चाहिए? निश्चित। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन ही होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन ही होना चाहिए, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही होना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं? 3 हाइड्रोजन पर 1 नाइट्रोजन जब जुड़ेगा तो यौगिक बनाएगा। तो ये सब 6 सिद्धांत डाल्टन ने परमाणु पर दिया था और बहुत ही बेहतर ढंग से दिया था, ठीक है ना। परमाणु वैसे भी केमिस्ट्री का सबसे बेसिक पार्ट है। परमाणु को समझना होगा, अणु को समझना होगा, यौगिक को समझना होगा, तत्व को समझना होगा। यही सब ये छोटी बातें नहीं है, यही है केमिस्ट्री का सबसे वेपन्स, सबसे बड़ा वेपन्स। अगर आपको कमांड नहीं है, अगर तुम्हें इस पर कमांड नहीं है तो आगे की केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे समझना है, हर चीज को समझना है, ठीक है। अब लास्ट जो मैं कहने जा रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, उस पर ध्यान दो। उसके बाद लेक्चर को समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद लेक्चर को समाप्त करेंगे। क्या है कि परमाणु क्या होते हैं। अब देखो इतना कुछ खत्म होने के बाद एनसीईआरटी में क्या बोला लास्ट में? परमाणु क्या होते हैं, क्या समझा तुम? परमाणु क्या होते हैं? तो सिंपल सी बात है, जैसे एक एक ईंट जो है मिलकर, एक एक ईंट जब मिलता है ना, जो ब्रिक्स हैं वो मिलकर एक दीवार का निर्माण करता है, दीवार मिलकर एक इमारत का रूम का, एक कमरा का निर्माण करता है, कमरा जो है जुड़कर एक इमारत का निर्माण करता है। तो जैसे किसी इमारत का रचनात्मक इकाई एक ईंट होता है, क्योंकि एक एक ईंट से वो इमारत बना है, ठीक उसी प्रकार से सभी द्रव्यों का जो रचनात्मक इकाई है, जिससे वो द्रव्य का निर्माण हुआ है, वो द्रव्य जो अब तुम देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, छू सकते हो, उसका रचनात्मक इकाई कौन है? उसका रचनात्मक इकाई परमाणु है। ठीक है,
तो परमाणु किसी पदार्थ का, किसी द्रव्य का क्या होता है? रचनात्मक इकाई होता है। बोलो, तुम भी बोलो, तुम लोग बोलो, क्या होता है? रचनात्मक इकाई होता है। क्लियर? परमाणु अत्यंत छोटा होता है। क्या होता है? अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा, इतना छोटा कि हम लोग अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। क्लियर? इसकी त्रिज्या भी बहुत छोटी होगी। भाई अगर परमाणु बहुत छोटा है तो इसकी त्रिज्या भी बहुत छोटी होगी। तो इसकी त्रिज्या को क्या चीज मापा जाता है? नैनोमीटर, पिकोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, क्या चीज में? तो ध्यान देना है, इसकी जो त्रिज्या है वो नैनोमीटर में मापी जाती है। मतलब पढ़ा होगा, जानता होगा कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। क्लियर? तो 1 नैनोमीटर कितना छोटा होता है? तो भाई 10 मीटर का तार लो और उसको कितने लोगों में बांट दो, देख लो। यहाँ पे 9 जीरो लगाओ, ठीक है, 3 3 6 2 8, अरे बाप रे बाप। तो 10 मीटर का तार को अगर इतने लोगों में बांट दोगे, बताओ, इतना सा हिस्सा भी नहीं मिलेगा किसी को। तो वो होता है किसी परमाणु की त्रिज्या। तो परमाणु की त्रिज्या किसमें मेजर की जाती है? नैनोमीटर में। किसमें? नैनोमीटर में। मतलब ये कि परमाणु का जो आकार होता है वो अत्यंत अत्यंत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है ना? क्लियर है ना? तो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल के लेक्चर में बताएंगे कि अणु क्या होता है, अणु किसे कहते हैं। तो यही सब इस चैप्टर में एक्चुअली यही सब समझना ही है। और फिर परमाणुकता क्या है, जिसको एटॉमिसिटी कहते हैं, है ना? तो अणु, परमाणुकता, फिर तत्व यौगिक को और बेहतर ढंग से समझेंगे। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है वो समझेंगे। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय बच्चों।